Hello student, welcome my channel and today we will learn about class 6 history chapter 9 and topic is vital village thriving towns. Learning objects, invention and importance of iron tools, different kinds of people living in must village, the story of Mathura and Arika Medu. In this chapter, we learn about the invention of iron tools and the different types of peoples living in the must villages. And most important things in this chapter is the story of Mathura and Arika Medu. These are the two places and two stories about these places. Firstly, we will discuss about the importance of iron tools. Student all of know very well the early peoples live in forest and they face so many enemies as like tigers, lions and many more forest animals, wild animals. They had no way to protect themselves from the dangerous animals. So they invented stone tools to live more comfortably and to protect themselves from the dangerous animals. जब लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते थे जो अर्ली पीपल्स थे क्योंकि वे जंगलों में रहते थे एनिमल्स के साथ और जो बहुत खतरनाक एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स लायंस इन सब से यह तेज़ नहीं दौड़ सकते थे तो इन सब से बचने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया तो जो स्टोन टूल्स था उसका इन्वेंशन किया. Stone tools help them complete many other activities like hunting animals, cutting the flesh, open and so on. स्टोन टूल्स जो है उनके जो अदर एक्टिविटीज़ है उनकी जो लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट्स एंड नेसेसरी थिंग्स है एज लाइक हंटिंग कटिंग्स फ्लैश एनिमल्स इन सब चीज़ों में यानी कि जो जानवरों को भी मारते थे अपने फूड के लिए अपने क्लॉथ्स के लिए इन सब काम के लिए जो है वे इस्तेमाल करते थे जो स्टोन टूल्स वह बनाए थे जो इन्वेंशन किए थे. Though early tools were not fine and sharp, but the use of stone tools proved to be an important step in the evolutions of man and technology. It helped the early man to survive smartly in a dangerous world. अर्ली मैंस जो थे जब उन्होंने स्टोन टूल्स का इन्वेंशन किया तो डेट टाइम्स जो था ये बहुत बड़ा इन्वेंशंस था और वही इन्वेंशंस जो है एक इवोल्यूशंस लाया ह्यूमन जो बींग्स का जो लाइफ है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस लाया और वही जो है अर्ली मैंस को हेल्प किया सर्वाइव करने में और बहुत अच्छे से जो डेंजरस वर्ल्ड है जो उनके साथ जो डेंजरस एनिमल्स रहते थे उनसे निपटने में. तो स्टोन टूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंस है और इनका इम्पोर्टेंस क्या है तो इट्स हेल्प्स टू कंप्लीट मेनी अदर एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग एनिमल कटिंग्स फ्लैश ओपन्स एक्सेट्रास यानी कि जो ह्यूमन बींग्स के जो डेली एक्टिविटीज़ था उसमें यह जो स्टोन टूल्स था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. देन उन्होंने आयरन टूल्स का इन्वेंशन किया और आयरन टूल्स के आने के बाद जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज हुआ और बहुत तेज़ी से जो है यह आयरन टूल्स आने के बाद जो है ह्यूमन का लाइफ जो है लाइफ सेटलमेंट जो है वो पूरी की पूरे चेंज होने लगा और यह लगभग जो है अभी से 3000 ईयर्स अगो आयरन टूल्स जो था वो इन्वेंटेड हुआ था. नॉर्मली कह सकते हैं जो इंडो गंगेटिक पीरियड था ऑलमोस्ट 25 ईयर्स एगो तो उस समय से जो है आयरन टूल्स का इन्वेंशन हो गया था ड्यूरिंग द इंडो गंगेटिक सिविलाइजेशन कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में ही जो था यह सिविलाइजेशन कंप्लीट हुआ था यानी कि यह सिविलाइजेशन जो था यानी कि जो आयरन टूल्स का इन्वेंशन था वह इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्यूरेशन में ही यह डेवलप हो गया था. The largest collections of iron tools and weapons were found in the Megaliths burials around 25 years ago. आयरन टूल्स का जो बहुत बड़ा कलेक्शंस जो पाए गए हैं जो हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा वह लगभग 25 ईयर्स अगो की जो वो पाए गए हैं उसके जो एविडेंस मिले हैं उसमें पता चलता है और वह पाए गए हैं मैगलिथ्स ब्रुगल साइट्स पे. उन टूल्स में थे एक्सेस चेयरिंग फॉरेस्ट आयरन प्लगशेयर यूज़फुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस ये सभी जो था जो जैसे कि एक्स हो गया इन सब का उपयोग किया जाता था फॉरेस्ट को साफ़ करने में ताकि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उसे आसानी से किया जाए. नाउ लुक एट दिस सम पिक्चर्स. ये जो पिक्चर्स है ये डेट टाइम्स की पिक्चर्स है जब लोग की अपना लाइफ बिगनिंग स्टार्ट किए थे और जो आयरन टूल्स से पहले जो था
जो स्टोन टूल्स का उपयोग करते थे। तो स्टोन टूल्स ये आप देख सकते हैं, स्टोन टूल्स का जो है पिक्चर्स, यानी कि स्टोन टूल्स प्रिपेयर करते हुए जो अर्ली मैन्स थे उनका पिक्चर है। एंड दिस इज़ द अनदर पिक्चर, इसमें आप प्लगिंग करते हुए देख सकते हैं। ये भी जो है आयरन टूल्स के इन्वेंशन से पहले की पिक्चर्स है। Steps to increase productions. With the invention of new finer tools, the system of transportation increased production and irrigations was also introduced. The irrigations work including canals, wells, tanks and artificial slacks. जैसे जैसे जो है डिफरेंट तरह के टूल्स का इन्वेंशन होने लगा, आयरन टूल्स का इन्वेंशन होने लगा, उससे क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी था वो भी बढ़ गया। और जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ गई तो प्रोडक्शन भी जो है स्वाभाविक और नेचुरली रूप से बढ़ने लगा। और इरिगेशन में जो है वेल्स का इस्तेमाल होने लगा, कैनल्स का इस्तेमाल होने लगा, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स, इन सब चीज़ों का जब इस्तेमाल होने लगा एग्रीकल्चर में, तो प्रोडक्ट जो है बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होने लगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट विलेजर्स। इनकी जो विलेजर्स थे, यानी कि साउदर्न इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में अलग अलग तरह के लोग रहते थे। साउथ में जो थे मेनली जो रहते थे लोग, उसमें थे वेलार, उजेहाबियर एंड थर्ड थे कादाशियार या कह सकते हैं आदिमई। तो जो वेलार थे यानी कि यह जो थे लैंड लॉनर्स थे, यानी कि जो बहुत बड़े ज़मींदार थे, लार्ज लैंड ओनर्स, उसे वेलार बोला जाता था साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। एंड जो अलग ऑर्डिनरी प्लग्समैन्स थे उन्हें उजेहाबियर बोला जाता था। एंड जो लैंडलेस लेबर था, जिनके पास ज़मीन नहीं होता था, इसमें स्लैब्स भी शामिल होते थे, इन्हें कादिसियार कहा जाता था या आदिमई कहा जाता था। तो साउदर्न इंडिया में 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें लार्ज लैंड ओनर्स थे जिन्हें वेलार बोला जाता था, ऑर्डिनरी प्लग्समैन थे जिन्हें उजेहाबियर बोला जाता था, एंड लैंडलेस लेबर थे जिसमें स्लैब्स भी शामिल थे, उसे कादिसियार या आदिमई बोला जाता था। वहीं अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए तो नॉर्दर्न पार्ट में जो थे पीपल्स रहते थे, उसमें ज़्यादातर जो थे सेम प्रोफेशन के थे और जनरेशन्स वाइज जो प्रोफेशन उनका था, यानी कि सपोज लाइक कि कोई कारपेंटर का बेटा है तो वह भी कारपेंटर ही बनेगा। यानी कि अगर सिंपल वर्ड में बोले तो द पोस्ट और प्रोफेशंस वाज हेरिडेटरी, या जो है हेरिडेटरी था, यानी कि वंशानुगत कह सकते हैं। और इसमें जो विलेजर्स होते थे, यानी कि इसमें भी जो अलग अलग तरह के जो लोग थे, उसमें थे द विलेज हेडमैन्स और द लार्ज लैंड ओनर्स वाज नोन एज द ग्राम भोज का। जो सबसे बड़ी विलेज में जो लैंड ओनर्स थे, यानी कि जो बड़े ज़मींदार थे, उसे ग्राम भोजका के नाम से जाना जाता था। और यह जो था अपना वर्क स्लैब से करवाते थे। जितने भी जो कल्टिवेटेड लैंड्स था उस पर स्लैब्स को हायर करते थे वर्कर के रूप में। इसके अलावा जो किंग थे उनसे वे टैक्स कलेक्ट करने का भी राइट्स वे हासिल कर रखे थे, जिससे जो था विलेज एक से जो है इकोनॉमिकली पावरफुल होते थे। यह कौन? तो ग्राम भोज का। यह जो बहुत पावरफुल होते थे इकोनॉमिकली, क्योंकि इनके पास टैक्स लेने का भी राइट्स था और एग्रीकल्चर का कल्टिवेशन का लैंड जो था वो भी टोटल का टोटल इन्हीं के पास रहता था। ही वुड समटाइम्स परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ अ पुलिसमैन एंड अ जज। और ये जो थे ग्राम भोज का, या जज और पुलिसमैन दोनों की तरह वर्क करते थे। सपोज लाइक कि अगर कोई क्राइम किया तो उसको पनिशमेंट भी करते थे, सज़ा भी सुनाते थे। द इंडिपेंडेंट स्मॉलर लैंड ओनर्स एंड फार्मर्स वेर नोन एज गृहपति। और सेकेंड जो थे स्मॉलर लैंड ओनर्स, उन्हें गृहपति बोला जाता था। यानी कि जो बड़े वाले जमींदार थे उसे ग्राम भोज का, यानी कि जो हेडमैन होते थे उसे ग्राम भोज का बोला जाता था। एंड जो सेकेंड थे, यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स थे, स्मॉल लैंड ओनर्स थे, उसे गृहपति बोला जाता था। पीपल विदाउट लैंड वेयर कॉल्ड दासा कर्मकारा। और तीसरे कैटेगरी के जो पीपल थे, यानी कि विलेजर्स थे, उन्हें दासा या कर्मकारा बोला जाता था। दे हैड टू वर्क ऑन द अदर फील्ड इन द अदर अर्निंग लिविंग्स, ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग्स। और वे क्या करते थे? दूसरे की ज़मीन में काम करते थे, उनके ऑर्डर को फॉलो करते थे और पैसे कमाते थे। तो ये 3 तरह के लोग थे। एक थे कौन? तो ग्राम भोज का, जो कि हेड्समैन होते थे ग्राम का। दूसरे थे गृहपति, जो कि स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे। और तीसरे कैटेगरी के लोग थे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वे थे कर्मकारा, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी। इन सब के अलावा और भी कुछ लोग रहते थे, जैसे कि क्राफ्ट्समैन, ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वेवर्स। यह सब भी गांव में होते थे। किधर? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, यानी कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। साउदर्न पार्ट में होते थे 3 तरह के। वे कौन कौन थे? तो वेलार थे, जो कि लार्ज लैंड ओनर्स थे। उजेहाबियर थे, जो कि ऑर्डिनरी प्लग्समैन थे। एंड कादिशियार या आदिमई थे, जो कि लैंडलेस लेबरर थे, जिसमें स्लैब्स भी इंक्लूडेड थे।
सोर्सेज ऑफ द अशोकन पीरियड। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि हिस्ट्री में जितने भी जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनका सोर्स है स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजी और ट्रैवलर्स का जो डायरी है। तो यह सब जो सोर्सेज है जिससे पता चलता है कि जो कौन कौन से आर्कोलॉजिकल वर्क किए हैं ड्यूरिंग द अशोकन पीरियड। तो यह सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि स्कल्पचर से, आर्कोलॉजी और ट्रैवलर डायरीज है, जिनसे हमें पता चलता है कि उस पीरियड में क्या क्या हुआ, यानी कि अशोका के पीरियड में कौन कौन से कार्य हुए। उसमें कुछ जात का जो स्टोरीज है जो कि जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे उनके द्वारा कंपोज किया गया था और प्रिजर्व किया गया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। और इसमें जितने भी जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड वर्क्स है या फिर जो अशोका जो है बुद्धाज को प्रचार करने में उनका क्या रोल्स था, इन सब के बारे में जो था जात का जो स्टोरीज में बहुत अच्छे से जो था लिखा हुआ था। उसमें वायलेंस, सेल्फ सेक्रीफाइस, चैरिटी, इन सब के बारे में जो था इसमें लिखा हुआ था। अगर स्कल्पचर्स की बात की जाए तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस था, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं स्कल्पचर्स है जो कि ये इलोरा, अजंता इलोरा कैप्स है, वहाँ पे यह पाए गए हैं। तो यह सभी जो है उस टाइम्स के जो भी हिस्टोरिकल एविडेंस है, उस टाइप के जो राजा का लाइफ्स था उनके बारे में डिपिक्ट करता है। पीपल का लाइफ कैसा था, टाउन्स कैसा था, विलेज किस तरह का था, वह किस तरीके से बना हुआ था, वहाँ की जो जितने भी डेकोरेटर्स थे उनसे पता चलता है कि उस समय का जो है लाइफ कैसा था पीपल्स का। बात की जाए आर्कियोलॉजी की तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो तरह तरह की चीज़ों को खोजते रहते हैं, जिसमें यह पता चलता है कि डेट टाइम जो था फोर्टिफिकेशंस था बहुत ही अच्छा था। और उसके अलावा जो था जो ड्रेनेज सिस्टम्स वगैरह था अशोकन पीरियड का कह सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कह सकते हैं, यह सब के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट से ही पता चला है। तो उस समय जो सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग था वह था रिंग बेल्स। रिंग बेल्स जो था नॉर्मली इसका यूज़ होता था हर इंडिविजुअल हाउसेज में, लेकिन लोगों का कहना है, उनका मानना है कि इसका इस्तेमाल किया जाता था टॉयलेट्स में, ड्रेनेज में और गार्बेज डम्प्स में, जो कि रिंग बेल्स का यूजेस था। उसके अलावा जो है हिस्ट्री के बारे में पता चलता है जो ट्रैवलर्स थे, ट्रैवलर्स बहुत सारे इंडिया में आए थे डेट टाइम्स, जिसमें ग्रीक सेलर भी शामिल है। इन सब की जो डायरीज था उनसे जो था डिटेल्स पता चलता है कि डेट टाइम्स जो है कौन सा जो किंगडम्स था या कौन सा जो राज्य था वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। तो जो ग्रीक सेलर्स थे जिनका नाम कुछ पता है नहीं, उनके द्वारा जो था पता चला था कि इंडियन पोर्ट्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंस रखता है, कौन कौन से पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। एंड अब हम डिस्कस करेंगे जो एक स्टोरी है जो कि वैरीगाजा का है। द ग्रीक नेम ऑफ बारूच इज़ वैरीगाजा। वैरीगाजा जो है ग्रीक नेम है, बारूच से आया है यह। The gulf was a very narrow and Varigaza, and it was a very difficult for the people to navigate. So skillful and experienced local fishermen were employed by the king to steer the ship. जो ग्रीक का प्लेस था वेरीगाजा, वहाँ पे जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट प्लेस था। और वहाँ पे एक प्लेस जो था जहाँ से होकर सभी ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो शिप थे वो गुजरते थे। तो वहाँ के जो राजा थे तो नेविगेशन के लिए जो था वहाँ के जो स्किल फिशरमैन्स थे उनको जो है एज ए एम्प्लॉय रखते थे ताकि शिप को ईजिली जो है वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि अगर स्किल्ड पर्सन नहीं रहते तो शिप वहीं पे फंस जाता, क्योंकि वो बहुत ही नैरो था, बहुत पतला एरिया था जहाँ से शिप निकालना होता था। और बैरिगाजा था तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस था ट्रेडिंग पर्पस से, और ये बहुत सारे ट्रेड करते थे जिसमें बहुत सारे थिंग्स थे, वाइन्स थे, कॉपर्स थे, टीन थे, ये सभी बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स थे, ये सभी का जो था एक्सपोर्ट किया जाता था और इम्पोर्ट भी किया जाता था। बहुत सारी चीज़ जैसे कि कॉटन सिल्क है, परफ्यूम है, यह सभी चीज़ जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों किया जाता था, जिसमें राजा को स्पेशल गिफ्ट भी दिया जाता था, जिसमें ब्यूटीफुल वुमेन्स, ध्यान रखेंगे डेट टाइम्स जो था स्लैब्स होते थे, तो स्लैब्स में मेन और वुमेन दोनों होते थे। तो राजा को खुश करने के लिए जो था बहुत सारे जो है महिलाएं वुमेन्स को जो है लाते थे, एज अ दासीज बनाकर राजा को दे दिया जाता था, या फिर फाइन वाइन्स, क्लॉथ्स एक्सेट्रा जो है राजा को खुश करने के लिए, ताकि उन्हें ट्रेडिंग राइट्स मिले, तो ये सब उन्हें दिया जाता था। किसको? राजा को, एज लाइक गिफ्ट। और कॉइन्स कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरह के कॉइन्स है। इसमें एक पंच मार्क कॉइन्स का पिक्चर है। पंच मार्क कॉइन्स नॉर्मली जो आप देखते हैं कि किसी चीज़ में रखकर पंच कर देना, यानी कि पुश कर देना, तो वह जो आकार था वो पूरा का पूरा यह आकार वैसा छप जाता था। कॉइन्स
आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। और इस पीरियड में जो है आर्कोलॉजिस्ट जो है बहुत सारे यानी कि हज़ारों की संख्या में जो है कॉइन्स को फाउंड किए हैं, जिसमें अर्लीस्ट कॉइन लगभग जो है 500 ईयर्स पहले जो पंच मार्क कॉइन्स था वे दिखते थे, जो कि यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं पंच मार्क कॉइन का। They are called punch mark coins because the design bear punch on the metals such as silver and copper। और इसी पंच मार्क इसलिए बोला जाता था कि यह जो डिज़ाइन था वो पंच किया जाता था जो मेटल्स था या सिल्वर्स था या कॉपर था उस पर। कॉइन्स के अलावा जो था अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज भी होता था, यानी कि बिना पैसे के भी वस्तुएं खरीदी और बेची जाती थी, जिसमें नॉर्मली एक सामान देकर दूसरे सामान को ले लेना, जैसे कि पैडी देकर साल्ट को ले लेना या साल्ट देकर पैडी को ले लेना, इस तरह के एक्सचेंज भी होते थे डेट टाइम्स। आपको पता है कि इस चैप्टर में हम लोग मथुरा और अरकामेडू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है मथुरा जो कि इम्पोर्टेंस टाउन था, सिटी था डेट टाइम। मथुरा वाज कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था, स्पेशली ट्रेडिंग पर्पज से। मथुरा इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उसके पीछे कई सारा रीजन था। यह जो था लोकेटेड था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका लोकेशन था, जिसमें जो ट्रैवलर्स होते थे या ट्रेडर्स होते थे दोनों जो थे इसी रास्ते से होकर गुजरते थे। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रीजन था इसके इम्पोर्टेंट बनाने का वह था कि यह बहुत ही ज़्यादा स्कल्पचर के लिए फेमस था यह प्लेस, जो कि ट्रैवलर्स थे उनको अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ, यानी कि जो टूरिस्ट थे उनको बहुत ही अट्रैक्ट करते थे। एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट था वह फोर्टिफिकेशन, सिटी के चारों तरफ जो था एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा किला का निर्माण किया हुआ था, और इसमें अलग अलग श्रेणीज भी बने हुए थे, यानी कि श्रेणीज में बटे हुए थे, यानी कि श्रेणीज कह सकते हैं आप, जो अलग अलग जैसे कि बिजनेसमैन हो गया, कारपेंटर्स हो गया, या फिर अदर्स जो भी वर्कर बैंकर्स हो गए, फार्मर्स होंगे, सभी का अपना अलग अलग एक श्रेणी था, या कह सकते हैं संगठन था या ऑर्गेनाइजेशन था। फार्मर्स जो थे वे हैडर्स थे और नॉर्मली एग्रीकल्चर एक्टिविटी वही करते थे और पीपल्स को प्रोवाइड करते थे फूड। जितने भी सिटी में पीपल्स है उनको फूड प्रोवाइड करने का काम था फार्मर्स का। उसके अलावा जो पीपल ऑफ मथुरा थे विद ऑक्यूपेशंस, इसमें मार्चेंट्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, गोल्ड स्मिथ्स थे, ब्लैक स्मिथ्स थे, वेवर्स थे, यानी कि डिफरेंट तरह के पीपल्स रहते थे जो डिफरेंट तरह के मैन्युफैक्चरिंग वर्क करते थे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था दैट टाइम मथुरा का। Around 2000 years ago, Mathura became the second capital of Kushan's empire and one of the significant kingdom of those times. And लगभग 2000 years ago जो था मथुरा कुशन्स यानी कि कुशानाज का जो था यह कैपिटल बना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किंगडम्स था कुशानाज एट टाइम्स। उसके अलावा बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज थे, जैन श्रेणीज थे, यह सब जो था मथुरा को एक रिलीजियस सेंटर बना रहा था, यानी कि रिलीजियस हब बना रहा था। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हम कह सकते हैं कि मथुरा जो है स्पेशली हिंदूज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि कृष्ण का जन्म जो था मथुरा में ही हुआ था, और वर्शिप के लिए लोग अभी भी वहाँ पे बहुत सारा लोग पहुँचते हैं मथुरा। और उसके अलावा आर्कोलॉजिस्ट जो है वो कई सारे इंस्क्रिप्शंस जो खोजे हैं कि वहाँ पे मथुरा में जो पाए गए हैं, स्टैचूज पाए गए हैं, स्लैब्स पाए गए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कुछ स्टैचूज हैं जो कि लॉर्ड कृष्णा का है, यहाँ भी देख सकते हैं गौतम बुद्ध का है। तो यह सब जो है मथुरा को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बनाता है। कुछ क्राफ्ट्स वर्क भी डेट टाइम्स होते थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि बहुत ही फाइन यह था क्राफ्ट वर्क। और यह जो पॉलिश होते थे यह बहुत ही स्मूथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर पॉटरी है। तो ये जो पॉटरी जो डेट टाइम्स मिले बहुत ही फेमस होते थे डेट टाइम के। NBPW क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। यहाँ आप देख सकते हैं ये था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि पॉटरी वर्क था एंड डेट टाइम बहुत ही फेमस हुआ करता था। इसके अलावा जो था क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए भी वह फेमस प्लेस था, जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता था क्लॉथ्स वगैरह का, जिसमें वाराणसी और मदुरई, जो कि साउदर्न पार्ट में वाराणसी और मदुरई दो इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चर सेंटर्स माना जाता था। इस पीरियड में जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि अलग अलग श्रेणीज होते थे, एसोसिएशन होते थे, जैसे क्राफ्ट पर्सन का अलग एसोसिएशन होते थे, फार्मर्स का अलग होता था, और ये सब एसोसिएशन मिलकर अपना एक बैंक्स भी बना रखे थे मार्चेंट्स का। तो जो बैंक्स था वो हेल्प करता था स्पेशली जो ट्रेडर्स थे उनको डिफरेंट तरह के वर्क करने में।
Rules for spinning and weaving. The Arthashastra disclose how to spin and weaving was done in workshops under the supervision of special officials. Video young women who were differently able nuns, mothers, and courtesans, retired women, servants of the king, women retired for the services in temples used to work here. They were paid according to the quality and quantity of work to manage to produce. और साथ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस पुस्तक है कौटिल्य का या कह लें विष्णुगुप्त का या चाणक्य का, और साथ बहुत फेमस वर्क है पॉलिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए, जिसके द्वारा यह पता चलता है अर्थशास्त्र से पता चलता है कि दैट टाइम जो था, जो कि एक स्पेशल ऑफिसर्स होते थे सुपरविज़न में जो वेविंग वर्क्स करते थे उनका, और वेविंग वर्क्स में ज़्यादातर जो थे औरतें थी, और औरत का कंडीशन दैट टाइम बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो अर्थशास्त्र है उससे यह पता चलता है, डिपिक्ट होता है कि वुमेंस को जो है बहुत अच्छा सर्विसेज नहीं मिलता था, और वुमेंस वर्क करती थी। अगर वर्क में किसी तरह की प्रॉब्लम्स होता था, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाए या फेल कर जाए कंप्लीट करने में, क्योंकि सभी को टाइम ड्यूरेशन मिलता था कि आपको सपोज लाइक कि आपको 24 आवर्स है, इसमें 10 जो है क्लॉथ्स का निर्माण कर लेना है, और अगर कोई नहीं कर पाया, ना ही नहीं हुआ, तो उसको पनिश किया जाता था। और पनिश क्या किया जाता था, तो उनका जो अंगूठा था उसे काट दिया जाता था, यानी कि काट लिया जाता था। आप यहाँ देख सकते हैं, वुमेन हु फेल टू कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम हैड टू पे अ फाइन एंड इन एक्सट्रीम केस हर थम्स कुड बी कट ऑफ। एक तो फाइन किया जाता था, और कभी कभी जो कि ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स होती थी, यानी कि जो सपोज लाइक कि अगर किसी को 10 बनाना है और 9 ही बनाया तो उसे फाइन करके छोड़ दिया जाता था। एंड सपोज लाइक कि किसी को 10 बनाना है और 5 ही बनाया, तो वैसे लोगों को बहुत तगड़ा पनिशमेंट मिलता था। और पनिशमेंट क्या मिलता था, तो उसकी उंगली ही काट दी जाती थी, थंब ही काट दी जाती थी। और सेकेंड जो केस स्टडी था वो था आर्कामेड्यू का। आर्कामेडी जो था साउदर्न ईस्टर्न कोस्ट का जो है इंडिया में, साउदर्न ईस्टर्न कोस्ट जो कि इंडिया का जो वी शेप बनता है, आपको पता होगा ऐसे वी शेप जो बनता है, तो ये जो साउदर्न पार्ट है यहाँ नीचे वाला एरिया जो है ये आर्कामेडी था साउदर्न कोस्ट। तो साउथ की तरफ इधर आ गया, और इसमें पुडुचेरी जो कि प्रेजेंट डे पुडुचेरी बोला जाता है, उसका फेमस प्लेस था। और आर्कोलॉजिस्ट जो है साउदर्न इंडिया में जो है यह सबसे ज़्यादा कोस्टल सेटलमेंट में यह फेमस प्लेस था, क्योंकि जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए जितने भी आते थे रोमन्स से लेकर अदर्स जो कंट्री था, यानी कि एशिया से यूरोप तक जो कनेक्ट करने का जगह था, तो ट्रेडिंग पर्पस से जो है आर्कामेडू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। और इसमें बहुत तरह के जो थे ट्रेडिंग वर्क होते थे, तो ट्रेडिंग के लिए जो था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था आर्कामेडू। अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोम की चर्चा हो रही है कि रोम इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप। यूरोप का जो है बहुत ही प्राचीन सिटी था रोम। और रोम जो था यह लगभग जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि गंगा वैली जो है उसकी करीब करीब यह भी था। और इसमें जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था यह वर्ल्ड में, स्पेशली जो था आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, लैंग्वेज कल्चर्स के लिए यह वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल बन गया था। और उस समय जो था अगस्तस वहाँ का राजा था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्पेरर्स था रोम का। और वह जो था दैट टाइम्स उनके रूल के दौरान जो है ब्यूटीफुल टेम्पल्स का निर्माण करवाया गया था। और जो रिनेसेंस जो कि हिंदी में पुनर्जागरण बोला जाता है, रिनेसेंस, इसमें जो है कल्चर, लैंग्वेज और फाइन आर्ट्स वगैरह का जो है बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ, जो कि आगे चल के वर्ल्ड में जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया रोमन अम्पायर। तो स्टूडेंट चैप्टर 9 में बस इतना ही, इंपॉर्टेंट विलेज एंड थ्रिविंग टाउन्स में बस इतना ही, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो वो आयरन टूल्स का इंपॉर्टेंस पढ़ा। तो आयरन टूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर सपोज लाइक कि कोई क्वेश्चंस कर दे व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन टूल्स, तो आयरन टूल्स जो था एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता था। और जब आयरन टूल्स आया तो एग्रीकल्चर में जो था प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि इससे तरह तरह के टूल्स बने। तो टूल्स जो था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगा। और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल थे जो कि मस्ट विलेज में, तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि साउदर्न इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में अलग अलग तरह के लोग थे। साउदर्न इंडिया में 3 तरह के लोग थे, और नॉर्दर्न इंडिया में भी ऑलमोस्ट 3 तरह के ही लोग थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि साउदर्न इंडिया में 3 तरह के लोग में लार्ज लैंड ओनर्स जिसे वेल्लार के नाम से जाना जाता था, ऑर्डिनरी प्लक्समैन थे जिसे उजहवार के नाम से जाना जाता था, एंड लेनस लैंडलेस जो लैंड ऑनर्स थे या लेबरर्स थे उसे कादिसियार या आदिमई कहा जाता था, जिसमें स्लैब्स भी इंक्लूड थे।
वहीं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थे कौन कौन, तो इसमें भी 3 कैटेगरी के थे, जिसमें विलेज हेडमैन्स थे जिसे ग्राम भोजका बोला जाता था, एंड स्मॉलर लैंड ऑनर्स थे जिसे गृहपति बोला जाता था, और एक थे जिनके पास कोई ज़मीन उमीन नहीं होता था, विदाउट लैंड वाले लोग, उसे कर्मकारा बोला जाता था। इसके अलावे भी बहुत सारे लोग थे विलेज में, जिसमें ब्लैक स्मिथ्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, कारपेंटर्स थे, वेवर्स थे, ये सभी भी शामिल थे। तो यह था हमारा जो डिफरेंट तरह के जो पीपल्स थे नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया में। उसके अलावा हम लोगों ने 2 स्टोरी पढ़ा, मथुरा और आर्कामेडू का। तो मथुरा के बारे में हम लोगों ने जाना कि ट्रेडिंग पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था, और उसके अलावा इस एरियाज़ में जो था रिलीजियस पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, स्पेशली बुद्ध और जैन और ख़ासकर हिंदूज के लिए। उसके अलावा आर्कामेडू में हम लोगों ने पढ़ा कि आर्कामेडू जो था कोस्टल एरियाज है आर्कामेडू, और इंडिया का जो है साउदर्न पार्ट में सिचुएटेड है, जो कि प्रेजेंट डे पुडुचेरी में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग प्लेस था। और इसके अलावा एक हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा रोम का, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक था, और विश्व को जो है यह आधुनिक युग की जो है शुरुआत कह सकते हैं, हिस्ट्री कल्चर की विकास कह सकते हैं, पुनर्जागरण काल के। तो यह सब स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 9 में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यह चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, और आई थिंक्स किसी के पास कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेश्चंस होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर, चैट बॉक्स में जाकर आप डाल सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप देखते रहिए हमारा चैनल्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।